हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, अभी हम देख रहे हैं इंटीग्रल इन्वेरिएंट्स। जो मैकेनिक्स का हमारा जो चैप्टर है इंटीग्रल इन्वेरिएंट्स, किस प्रकार से हैमिल्टोनियन या फिर जो भी लैग्रांजियन है, जो भी फंक्शंस हैं या फिर एक्शन फंक्शन हैं, वो किस प्रकार से चेंज होते हैं अगर हम कुछ पैरामेट्रिक वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो ये सारे हम देख रहे थे। हमने कुछ थ्योरम देखा, जैसा कि विटेकर इक्वेशंस या फिर वाइटेकर इक्वेशन, जो भी बोलिए। और हमने देखा था कि पोइनकेयर-कार्टन जो हमारा इक्वेशंस था, या फिर बोलिए फार्मूला बोलिए या इंटीग्रल बोलिए, हम इनका अध्ययन किए थे। तो इसी सिलसिले में आगे हमारा एक थ्योरम है ली-हवा-चुंग थ्योरम। ली-हवा-चुंग थ्योरम बोलिए। ये जो ली-हवा-चुंग थ्योरम है, एक्चुअल में ये होता क्या है कि किसी प्रकार से जो हमारा इंटीग्रल होता है वो इन्वेरिएंट तो होता ही है। तो ये जो आपका इंटीग्रल है आई, वो एक इन्वर्सल्स जो कंडीशंस को लेकर वो हमेशा इन्वेरिएंट होता है। कुछ खास हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये कहने का ये अर्थ है कि ये यूनिकनेस को शो करता है। किसी प्रकार से जो भी हमारा इंटीग्रल होगा वो यूनिक होगा। साथ में ये जब इसके इन्वेरिएंट को बताएंगे तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की ओर इशारा करेगा, है ना। तो देखिएगा, ये 1947 में चाइनीज़ मैथमेटिशियन थे और उसका नाम था ली-हवा-चुंग, जिन्होंने प्रूव किया कि द यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्सल इन्वेरिएंट का क्या किया था, प्रूव किया था। ही डेमोन्स्ट्रेट दैट the any other universal integral invariant differ by the constant factor from I1 is equals to इंटीग्रल वैल्यू आपका देखिए समेशन पी आई डेल्टा क्यू आई। इनके बारे में तो हमने देख चुका था, पहले भी देखा था। अब इस पर जो हमारा खास अध्ययन था हम उस पर हम विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि क्वेश्चन आपको पूछा कैसे जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको स्टेट एंड प्रूव करके। स्टूडेंट, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखिए। स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास ये एक इंटीग्रल है आई डैश, लिखिए इसको, समझिएगा। आई डैश इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रेशन का निशान है। समेशन आई का वैल्यू 1 से लेकर n, आपका ये है ए आई टी क्यू के पी के डेल्टा क्यू आई। ये फंक्शन है सर, ए फंक्शन है, याद रखना। ए फंक्शन है, ए आई फंक्शन है, और आप इसमें a1 a2 a3 a4 आई का वैल्यू 1 2 3 रखा जा सकता है। मतलब ये फंक्शंस की क्या है, कलेक्शंस हैं। फंक्शन के क्या है, कलेक्शन है। ये क्या है, डिसजॉइंट सीक्वेंस की तरह आप ले सकते हो। ए आई जो है फंक्शन के क्या है, सीक्वेंस है ना। मतलब सेट ऑफ फंक्शंस हैं, एक ही मतलब है। सीक्वेंस ही तो फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू रखा जा सकता है। लेकिन वेरिएबल की बात करें तो टाइम वेरिएबिलिटी, जनराइट कोऑर्डिनेट, जनराइट मोमेंटम, ठीक है। और डेल्टा क्यू आई उसका क्या है, ऑपरेटर होगा। भविष्य में जो इसके साथ इंटीग्रेशन करना है तो इसी के रिस्पेक्ट में करना है इसको। फिर फंक्शन है आपका क्या, बी आई, ये भी उसी रूप में है ए आई की तरह। ये भी अदर फंक्शन है जहाँ पर वेरिएबिलिटी होगा, क्यू के होगा, पी के होगा, डेल्टा पी। तो ये एक इंटीग्रल है, इज द यूनिवर्सल रिलेटिव इंटीग्रल इन्वेरिएंट, है ना, जो कि इन्वेरिएंट होता है, यूनिवर्सल रिलेटिव इंटीग्रल है। और हमें इस सिलसिले में क्या प्राप्त होता है, ये आई डैश इज इक्वल टू सी आई वन प्राप्त होता है। आई डैश इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है हमें, सी आई वन। जहाँ पर I1 की बात करें तो I1 जो होता है पोइनकेयर-कार्टन इंटीग्रल होता है। तो ये आपका पूरा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे स्टूडेंट, याद रखेंगे। और यहाँ पर C की बात करें तो C कांस्टेंट है। अब यही बात हमें प्रूव करनी होगी। चलो देखते हैं इसके प्रूफ की ओर। प्रूफ में सबसे पहले हमने इस इंटीग्रल को लिख लिया है, ध्यान से देख लीजिएगा इंटीग्रल इसमें क्या है। अब यहाँ पर आई लिखें तो ठीक, आई लिखेंगे तो आपको समेशन लिखना पड़ेगा, और यही आप लेकर चलना चाहते हो तो आप यही लेकर चल सकते हो। हमने असुविधा से बचने के लिए हमने ये सब चीज़ किया हुआ है, ठीक है। विद द यूनिवर्सल इंटीग्रल, ये लिखेंगे तो भी ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो भी ठीक है। आई का वैल्यू क्या रख दिए, आई का वैल्यू हमने 1 रख दिया है। अर्थात पदों की संख्या की बात करें उस डिसजॉइंट सीक्वेंस या फिर फंक्शन पे, वो होगा ओनली A1 या फिर एक ही पद है की बात कर रहे हैं, ठीक। बट स्टूडेंट हम जानते हैं कि डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी, पी डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस है ये, है ना, कैनोनिकल इक्वेशन है हैमिल्टन का, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस। तो ये तो हम पहले जानते थे। अब सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस इज द फॉर्म, हम इनके सॉल्यूशन जब निकालेंगे
तो इनके सॉल्यूशंस को हम क्या करेंगे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है मानेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है मानेंगे क्योंकि डेरिवेटिव्स है और राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, इट मीन्स डेट आप जब सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ तो आएगा। तो हमने सॉल्यूशन में इनिशियल डाटा को लिया है, उसमें क्या है क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, क्यू तो है फंक्शन लेकिन क्यू के पास क्या क्या होंगे वेरिएबल, टी क्यू नॉट पी, पी की बात करेंगे तो इस पर भी वेरिएबल क्या होंगे, टी क्यू नॉट पी, ये वेरिएबल्स हैं और इसी फॉर्म में इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जहां पर हम क्यू नॉट और पी नॉट की बात करेंगे तो यही क्या है, इनिशियल वैल्यूज हैं किसके, जनरलाइट मोमेंटा के और जनरलाइट कोऑर्डिनेट के। और टी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी नॉट लिख सकते हो, आपका मर्जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, हमने सिर्फ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है चीज़ों को और उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जो हमारा कैनोनिकल इक्वेशंस था, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, उसको हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और उसके इक्वेशंस को जो सॉल्यूशन होने वाले हैं उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, जहाँ पर क्यू सॉल्यूशन ही होगा, यही तो सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन का ही वैल्यू निकालते हैं, तो फंक्शन कौन है, या तो h या तो फिर हम बोलेंगे q। तो इस प्रकार से हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे p और q के फॉर्म में, जहाँ पर q नॉट और p नॉट की बात करें तो ये सारे क्या हैं, इनिशियल डाटा है, इनिशियल वैल्यूज़ हैं p और q के। तो आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, हमने जानबूझ के इसको लंबा चौड़ा नहीं किया है और इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया है जैसा हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। कंसिडर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ध्यान से देख लीजिए, हमारा इक्वेशन 2 क्या था स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 ये था, है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका कैनोनिकल इक्वेशन था, उसी का हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं किसके रूप में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने ऐसा लिख लिया, जो क्यू होगा क्यू में हमने क्या लिख दिया, टी अल्फा लिख दिया, पी को क्या बोल दिया, टी अल्फा लिख दिया, है ना। और इसी का हमको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, देखना है, समझ रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है और आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, बार बार हम देख सकते हैं, आप पीछे जो है रिपीट करके देख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था। इसी पर हम क्या करेंगे, इन डाटा को पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर, किसको, इक्वेशन नंबर 4 के सॉल्यूशन को। अलग अलग पन्ना होता तो अच्छे से दिखा पाते, एक ही में जुड़ा हुआ है तो फिर भी आप देख पा रहे होंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 4 आप क्या कीजिए, इसको कवर कर लीजिए। क्या था हमारे पास, ए टी क्यू था, तो क्यू को क्यू ना लिखकर क्या लिख दिया हमने, टी अल्फा, ये आपका याद होगा ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या लिखे थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने एक यूनिवर्सल इंटीग्रल को लिया था, तो वही तो लिखा गया है, लेकिन टी क्यू था तो क्यू की जगह टी अल्फा लिख दिया, पी की जगह क्या लिख दिए, टी अल्फा लिख दिए, डेल्टा क्यू, प्लस में फिर से बी टी क्यू टी अल्फा पी टी अल्फा डेल्टा पी। ये इक्वेशन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर है 4, इक्वेशन नंबर क्या है, ये 4 है, 5 है, सॉरी आपने जो भी बोला हो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन नंबर 4 5 बोलने से। आप जानते हो आपका ये जो आइडेस है, हमने शुरू में ही कह रखा था कि ये एक इन्वर्सल इंटीग्रल इन्वेरिएंट है, मतलब आइडेस इन्वेरिएंट है। स्टूडेंट्स इस इंटीग्रल को आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा, इसके साथ इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करते ही आपको मिलेगा यहाँ पर 0 का है, किसी खास कोई चीज़ है अगर वो बदलता नहीं है, कहने का मतलब वो कभी भी वेरी नहीं करता, इसका मतलब कांस्टेंट है, इन्वेरेंट है, जो चेंज नहीं होता, तो चेंज नहीं होता अर्थात वो कांस्टेंट कहलाता है। और जैसे जो भी इन्वेरेंट चीज़ होती हैं उनका डिफरेंशियल ऑलवेज 0 लेते हैं, तो ये इन्वेरेंट है, मतलब डिफरेंशियल क्या करेंगे इसको 0, मतलब डी आई डैश डी टी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इक्वल टू स्टूडेंट्स हम इसका क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रल का निशान जैसा तैसा छोड़े हमने, फंक्शन ए का, ये पूरा ए है, फंक्शन है, उसके पास टी है, क्यू है, पी है, ये वेरिएबल्स है, इनके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने लिख दिया है डी ए अपॉन में डी टी डेल्टा क्यू, ठीक है। फिर एक बार क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमने ए का डिफरेंशियल, ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट रूप में लिखा जा सकता था, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आगे पीछे हो गया है हल्का सा, डी ए अपॉन में डी टी डेल क्यू, फिर क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट मानेंगे, डी अपॉन में डी टी डेल क्यू, है ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में। आगे पीछे हमने थोड़ा एडजस्ट कराने के लिए ऐसा लिखा है ताकि बाद में भविष्य में काम किया जा सके, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल उसका डिफरेंशियल होगा, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन कांस्टेंट। फिर क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट छोड़ा, डिफरेंस करेंगे दूसरा फंक्शन, आप जानते हैं ना इसको हम हमेशा दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में लेते हैं। बी के साथ भी वही किया जाएगा, बी को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, डेल्टा पी कांस्टेंट।
फिर क्या करेंगे, बी को कांस्टेंट निकालेंगे डेल्टा पी के रिस्पेक्ट में, फिर से टी के रिस्पेक्ट में डेल्टा पी का डिफरेंशिएशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमने ये डिफरेंशिएशन कर दिया। वेरी सिंपल, कहीं पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे और तर्क नज़र आएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना से काम बन सकता है, हम इतना से हमारा काम बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और इतना ही बहुत ज़रूरी था, इसको ही समझना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए देखिए, अगेन हम इसको थोड़ा सा जज करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या लिखा है, इसको जैसा तैसा लिखा मैंने, इसको भी जैसा का तैसा लिखा। अब ये डेल्टा जो है इसमें थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आल्सो पहले से डिफरेंशिएशन कर दिया गया था, तो ये डेल्टा को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो डेल्टा को बाहर निकाल दिया। एक ही मतलब है, डिफरेंशिएशन ही होना है। अगेन फंक्शन का क्यू का डिफरेंशिएशन लिख दिए हैं। फिर से हमने क्या निकाल दिया, बी, डेल्टा बाहर कर दिया है, और डी पी अपॉन में डी टी, मतलब पी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन बाहर में और डेल्टा है उसको हमने बाहर लिख दिया है। वो उसका मतलब होता है चेंज होना, फंक्शन जो होगा चेंज होगा भविष्य में, ऐसा है। ठीक है, तो फिर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। हमने यहाँ तक कवर कर लिया, आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, चेंज करने वाले हैं। जो हमारे इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिएगा। जैसे यू और वी फंक्शन है, तो ग्रीन फंक्शन में ये प्रॉपर्टी है। अपन क्या कर सकते हैं, यू वी को अगर चेंज कर दें, यू को वी कर दें, वी को यू कर दें, तो ये जो इंटीग्रल है उसमें क्या आ जाता है, माइनस का इफेक्ट आता है ना। माइनस साइन का क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, यू के जगह वी आएगा, वी के जगह यू आएगा, तो आपको माइनस साइन का क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये शब्दों को लिखने उतनी आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिएगा, आगे बढ़ाते हैं, ये डी टी अपॉन डी आई डैश अपॉन में डी टी इक्वल टू 0, आप इंटीग्रल को जैसे जैसे लिखे हैं, डी ए अपॉन में डी टी डेल्टा क्यू जैसा का तैसा है। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, कहाँ पर, इसके जगह देखिए, यहाँ पर हमने फंक्शन में थोड़ा सा बदलाव किया है। जब हम इन जगह को बदलते हैं, इसको आगे पीछे करेंगे, तो हमने डेल क्यू अपॉन में डी टी और ये लिख दिए हैं डेल्टा ई। ये आफ्टर इंटीग्रेशन होता है ना, हमने इंटीग्रेशन समझा है। भविष्य में इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, अंदर लाएंगे, और इनकी पोजीशंस को अगर फंक्शन u1 और u2 दो बोल दिए, तो आगे पीछे कर देने से इसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। देखिए, बिल्कुल आपको समझने का प्रयास करना है। ये फंक्शन एक बार u था, एक v है, ये v है, इसको u बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया है। देखिए, फंक्शन को हमने बोल दिया u, फिर डिफरेंशिएशन क्या कर दिया है, v, ऐसा मान के चलिए। तो हम इस प्रकार से जब चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, निगेटिव। तो हमने यहाँ पर निगेटिव लिख दिया। ये जैसा ऐसा है, यहाँ पर भी चेंज करेंगे, फंक्शन कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन का निशान कहाँ पर लगा हुआ है, इसके पास लगा हुआ है, u डेल्टा v लिखा है ना, वैसी है। इंटीग्रेट करेंगे, और अगर जगह चेंज करेंगे, कहने का ये मतलब होगा, इसको कांस्टेंट बनाएंगे, डी अपॉन में क्या आ जाएगा, डी और डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा v, इस प्रकार से। तो ये आपका नेगेटिव साइन आ गया। कहाँ से आ गया, आपको दिख रहा है, मैंने बता दिया था पहले से, आपको इस प्रकार से कवर करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप पहुँचिए, इक्वेशन नंबर 6 आपको समझ आया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सारे जगह से dt सब जगह डिफरेंशिएशन हो रहा है, इधर भी डिफरेंशिएशन हुआ था उसी t के रिस्पेक्ट में। तो क्या इधर भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इधर भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दोनों साइड को कैंसिल किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि ये भी फंक्शन उतना ही आता होगा जितना इसका वैल्यू आता था। मतलब इसको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे और इसको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो भी वैल्यू वही रहेगा। मतलब dt नहीं लिखा मैंने, dt नहीं लिखा, मतलब ओनली क्या लिख दिया, फंक्शन को लिख दिया। क्या फंक्शन है आपका, आई डैश इक्वल टू, ये वैल्यू 0 होने वाली है, याद रखना, इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ए डी क्यू माइनस में क्या लिखेंगे आप, ये d अपॉन में dt का निशान हटा दिए हैं, याद रखना। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। हम जब इस प्रकार से जो ऑपरेटर्स होते हैं, दोनों साइड में सेम ऑपरेटर हैं, अगर इक्वल का निशान है तो हम हटा सकते हैं उसको, तो हमने हटा दिया है। तो ये हो जाएगा a डी क्यू, फिर यहाँ पर q बचेगा, डेल a, b बचेगा डेल p, माइनस में p डी पी। इक्वेशन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, ये 7 है। मैंने शॉर्ट किया है, याद रखना। आप जो है अगर कवर करने का प्रयास करेंगे, इसको देखेंगे, तो बिल्कुल हर थ्योरम आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसमें मैंने जानबूझ के कम ही किया है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कम किया है। आखिर पढ़ाना तो हमें सब चीज़ को चाहिए, सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम अगर इसको वो लिखना चाहें जिस प्रकार से पुस्तक में एक्सप्लेन किया गया है, तो सारे चीज़ को कवर करना मुश्किल होगा और कठिन होगा। फिलहाल हमने जो भी किया है बहुत शानदार तरीके से यहाँ तक अपने रिजल्ट को पाया है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया होगा।
स्टूडेंट्स डेल्टा बी और डेल्टा ए ये जो होंगे सेम वेरिएबल है। ए फंक्शन के पास सेम वेरिएबल था, ध्यान से देखिए, ए फंक्शन हमारे पास जो था उसके पास जो वेरिएबल था वही बी के पास भी था, दोनों के पास सेम वेरिएबल है। तो दोनों का फंक्शन का डिफरेंशियल जब किया जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम सेम है, दोनों के पास क्या है, सेम वेरिएबल्स हैं और सेम आपके पास कुछ डाटा है। तो हमने क्या कर दिया है, इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ को हम कवर नहीं करना चाहते हैं। हमने क्या कर दिया है, केवल किसको लिया है, डेल्टा ए डेल्टा पी फिर बी डेल्टा पी, ए डेल्टा क्यू बी डेल्टा पी, इसको लिया है इस आइडियस के लिए। और ये दोनों जो है आपस में कैंसिल होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, सेम डाटा रखते हैं, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं एक दूसरे को शायद इंटीग्रेशन के बाद कवर कर ले, एक दूसरे को क्या कर ले, वो काट ले, ऐसा हमने देख लिया। बिल्कुल काटेंगे, आप देखेंगे सेम डाटा है, उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सारी चीज़ें एक दूसरे को कवर कर लेंगे। फिर कंसीडर सॉल्यूशन ऑफ द कांस्टेंट फॉर्म सी, कांस्टेंट फॉर्म में एक सॉल्यूशन हमने कवर कर लिया, मान लिया ये सॉल्यूशन है ना। अब आपका सवाल आता है कि ये सॉल्यूशन ऐसा ही क्यों लिया गया, ये सॉल्यूशन ऐसा क्यों लिया गया स्टूडेंट्स। तो इस सॉल्यूशन को देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करना है आपको। सॉल्यूशन हमने यहाँ से उठाया है, हमने क्या कहा था, फंक्शन हमारे पास क्या था, जो ए और बी था सेम वेरिएबल वाले हैं। अगर एक कांस्टेंट सी पी कर दूं और इसका डिफरेंशिएशन करूं पी के रिस्पेक्ट में, इसको कर दूं क्यू के रिस्पेक्ट में, तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं स्टूडेंट्स, दोनों के पास सेम डाटा थे, इसका डिफरेंशिएशन उतना ही आता है, इसका भी डिफरेंशिएशन उतना ही आता, जितना भी वैल्यू आना था उसको सेम वैल्यू ये कवर करते। तो क्या एक कांस्टेंट को ले लेने से डिफरेंशिएशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा? ये तो जीरो होने वाला है, तो कोई मतलब नहीं है इसका रखने से, चलेगा ये। फिर आगे स्टूडेंट्स आफ्टर इंटीग्रेशन हमने ये सॉल्यूशन पाया है। यहाँ पर एक फंक्शन है फाई, फाई जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, फाई फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके पास वेरिएबल क्या होते हैं, फाई फंक्शन के पास वेरिएबल टी क्यू और पी, ऐसा एक फंक्शन है जो इसका डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में तो जीरो ही लाते हैं हम लोग। तो ये जितना वैल्यू आएगा इन दोनों का जो योग है, ए माइनस में सी पी डेल्टा क्यू और बी डेल्टा पी, ठीक है, इन दोनों का जो योग है इसका वैल्यू के बराबर ही आता है, इसी के बराबर आता है। ये डेल्टा पी है, डिफरेंशिएशन लिख दें इसी को, इसका वैल्यू क्या है, डेल्टा साई या फिर फाई, जो भी बोलना चाहे, डेल्टा फाई ही है। तो इन दोनों का सेम वैल्यू आता है। कहने का मतलब इस पूरे को ये समझिएगा, ये फाई फंक्शन था सर, टी क्यू वेरिएबल, टी पी क्यू वेरिएबल है, तो इस फंक्शन को एक बार क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, पी क्यू दो वेरिएबल है, दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में जीरो मान के चलेंगे। और तो ये डिफरेंशिएशन को इससे कर रहा है फंक्शन का परिवर्तन, किस फंक्शन का, साई फंक्शन का, और वो किसके बराबर होता है, ए माइनस सी पी प्लस में डेल्टा पी और बी, और ये आपका क्या है, बी इंटू डेल्टा पी, इनके योग के बराबर होता है। तो इसके बराबर में आपका डेल्टा साई है या फिर डेल्टा फाई है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, डेल्टा फाई ही बोलूँगा। तो इसको बराबर मैंने क्या लिख दिया है, डेल्टा फाई लिख लिया। अब ये डेल्टा फाई जो है स्टूडेंट्स, अब इस ध्यान से देखिए, इसको मैं इसका इंटू करूँगा अंदर, इसका फिर से इंटू करूँगा अंदर, ये सारे इंटू होंगे, तो क्या ये रिजल्ट प्राप्त होंगे, ए डेल्टा क्यू प्लस में बी डेल्टा पी, ये जैसा का तैसा लिखा गया है, और ये सी पी डेल्टा क्यू, ये इंटू रहता माइनस में, तो इधर पक्षांतर करूंगा तो ये मिलेगा। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताया था कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है जिसको हमने कवर किया हुआ है। ये समझ आया सॉल्यूशन कहाँ से प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 9 है ना। मैंने नहीं लिखा है जानबूझ के, आप चाहें तो लिखें और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो जानबूझ के हमने ऐसा किया हुआ है ताकि हमारे पास जगह जो है वो बचा रहे हमारे आंसर शीट में, ताकि हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएँ और सॉल्यूशन आपको ये प्राप्त करना था। अब ध्यान से देखिएगा, हमने ये इंटीग्रल प्राप्त किया था, ये वैल्यू थी। अब इसी में आप ध्यान से देखेंगे, ए डेल्टा क्यू बी डेल्टा पी का वैल्यू कितना निकाले, सी पी डेल्टा क्यू प्लस में डेल्टा साई, तो हमने यहाँ पे रख दिया, इसको रखा, कोई प्रॉब्लम, इसके जगह पे ये देखो ये रख दिया, तो ये हमारा इंटीग्रल चेंज हो गया। अब हम जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सी बाहर आएगा, पी आएगा, डेल्टा क्यू आएगा, प्लस में क्या लिखेंगे आप, डेल्टा साई। अब ये डेल्टा साई स्टूडेंट्स, मैंने बोला था कि ये फंक्शन जो है पता नहीं ये कौन सा फंक्शन है, इसको हमने ले लिया जीरो, मतलब ये खुद परिवर्तन हो रहा है, और फाई फंक्शन है और ये अल्प परिवर्तन है, तो यहाँ पर कोई इसका जो इंटीग्रल वैल्यू प्राप्त नहीं होगा, इसका लिए हमने क्या ले लिया है, इसका वैल्यू जीरो ले लिया है। बचेगा कौन, सी पी डेल्टा क्यू। आप जानते हो ये किसका मान है, ये कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ये पता होगा आपको, पी डेल्टा क्यू माइनस में एच डेल्टा पी, सबका समेसन और इंटीग्रेशन करते थे, तो ये था आपका पोइनकेयर-कार्टन इंटीग्रल। पोइनकेयर-कार्टन इंटीग्रल है, कोई दिक्कत है इसमें,
ध्यान से देखिए, ये तो इसका वैल्यू 0 और ये आपने प्राप्त किया, यही बस बचेगा। अगर सपोज कवर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्या लिखते हैं ये आपने पढ़ा है कि इस प्रकार से पॉइंटियर कार्टन इंटीग्रल पढ़ा है आई इज इक्वल्स टू, और हम विडिकर इक्वेशन भी देखे थे, हमें क्या प्राप्त होता है समेसन इंटीग्रेशन, और यहाँ पर मिलता है पी डेल्टा क्यू माइनस में एच डेल्टा पी, इसका वैल्यू तो बाद में 0 ले ही लेते हैं, डेल्टा अल्फा या फिर डेल्टा टी जो भी लेना चाहें, तो इसका तो वैल्यू है ही नहीं, इसका तो हमने कवर कर लिया, छोड़ दिया, तो ये बस बचेगा। ये क्या है आपका इंटीग्रल, पॉइंटियर कार्टन इंटीग्रल है, तो क्या मिल जाएगा, ये नाम दे दिए I1 है ना, ए I1 है, तो ये पॉइंटियर कार्टन इंटीग्रल है इनटू में सी, और यही प्रूव करना था फ्रेंड्स, आपके स्टेटमेंट में क्या था, यही आपको प्रूव करना था, आई डैश इज इक्वल्स टू सी इंटू I1 है ना, देख सकते हो आपका स्टेटमेंट, ये आपको प्रूव करना था। तो ये है आपका ली हवा-चुंग थ्योरम, जिसका आपने अभी प्रूव किया हुआ है, तो अच्छे से देखिएगा और इसको एक बार रिपीट करके भी समझने का प्रयास करना। आपके दिमाग में ख्याल बन सकता है कि सर कुछ चीज़ों को छोड़ दिए करके, बिल्कुल मैंने छोड़ा है, मैंने जितना ज़रूरत महसूस किया उन्हीं चीज़ों को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे चीज़ को मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।